हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल हुआ हूं एक ऐसे पार्ट को लेके जो अमूमन हमारी आंखों के सामने से गुजरता तो कई बार है, लेकिन अक्सर हम लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम इनको बारीकी से देखें तो आपको ये जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लगभग यहाँ से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो चर्चा आपके साथ करने के लिए मैं जा रहा हूं उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट बेसिकली आपके हैं कोडिफाइड सब्जेक्ट। अब आमतौर पे अगर मैं कोडिफाइड सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यह जानकर आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोडिफाइड सब्जेक्ट अमूमन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर या तो आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है या तो जहां पर आपको धाराएं देखने को मिलती है। दैट मीन्स आइदर यू कैन सी द आर्टिकल्स और एज वेल एज द सेक्शंस। अब सवाल यहां पर यह है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि कोडिफाइड सब्जेक्ट की संज्ञा दी गई है और यहां पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। आज के इस इंटायर सेशन में हम इसके बारे में इन डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो आई बिलीव दैट कि यहां पे जो प्री का आपका पेपर होता है उसके अंदर लगभग 10 या 11 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। अगर हम उन 10 और 11 सब्जेक्ट को बाइफरकेट करते हैं तो लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कोडिफाइड है। और अगर यही मैं जीके जीएस पेपर की बात करूं तो वहां पर एक लाइन से आपको 9 माइनर एक्ट देखने को मिलते हैं। अब सवाल यहां पर निकल कर यह आता है कि आखिर उनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं और क्या आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो पहला सब्जेक्ट आपका कोडिफाइड है दैट इज कॉल्ड आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि चलिए ये बताइए टीपीए का फुल फॉर्म क्या है या टीपीए का पूरा नाम क्या है। तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत ट्रांसफर से होती है और ये 1882 पे जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे पार्ट पर बात करते हैं तो एक सवाल यहां से भी आपका निकलता है दैट इज कॉल्ड आपका नोटिफिकेशन नंबर। और अगर हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो यह है आपका एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। अब सवाल यह है कि आखिर ये 4 ऑफ 1882 क्या बयां करता है। तो देखिए अमूमन हर साल लेजिस्लेचर के द्वारा सैकड़ों की संख्या में या दहाइयों की संख्या में कानून को पास किया जाता है। अब सवाल यह है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है 4, ये बेसिकली आपको बताता है कि सन 1882 के अंदर गवर्नर जनरल ने जिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को मंजूरी दी उसका सीक्वेंस नंबर था 4। दैट मीन्स इससे पहले 3 कानून को ऑलरेडी पास किया जा चुका था और ये चौथे नंबर का कानून था। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक पार्ट आपका और निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल, जिसको कि हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। अब वो समय गया कि जब आपसे प्रस्तावना का सवाल आएगा और आपको यह लगेगा कि डेफिनेटली द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर है वो आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अप्रोच और ट्रेंड दोनों को दोनों डाइवर्सिफाई हो चुका है। तो अगर आपसे प्रीएम्बल को लेकर सवाल पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है यहां पर वो आपसे पूरा का पूरा इंटायरली प्रीएम्बल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपसे यह जानना चाहता है कि चलिए आप ये बताइए कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है 1882 का, इसके अंदर जो प्रस्तावना है इसके अंदर किन शब्दों को शामिल किया गया है और किसको शामिल नहीं किया गया है। तो यहां पर देखिए एक शब्द है आपका डिफाइन और दूसरा शब्द है आपका अमेंड। अभी आप और भी बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे जहां पर एक शब्द आपको देखने को और मिलेगा दैट इज कॉल्ड आपका कंसोलिडेट। तो आमतौर पे जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो प्रीएम्बल है ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जितने भी शब्दों का जिक्र किया गया है हम उन सभी को डिफाइन करने के लिए कैपेबल हैं, यानी कि उनकी परिभाषा क्या होगी, उनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये हम सक्षम हैं इस बात को बयां करने के लिए। और अगर हमें आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं, हम इसको संशोधित भी कर सकते हैं। तो प्रीएम्बल से अगर आपसे सवाल कभी भी एग्जाम में पूछा गया
तो सवाल ही यही होगा कि बताइए क्या इनमें से जो शब्द वर्णित किए गए हैं क्या वो आपके प्रियम्बल में नजर आ भी रहे हैं या नहीं। तो यू हैव टू कीप एक्टिव फॉर द पर्टिकुलर वर्ड ऑफ लाइक डेफिनेशन, अमेंड एंड थर्ड वर्ड इज कंसोलिडेट, जो कि फिलहाल यहां पे आपका नहीं है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो यहां पे अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका पर्टिकुलरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यहां पे जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे तो मैंने आपसे यह डिस्कस किया कि आखिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जो सवाल है वो आपसे अमूमन कैसे पूछे जाते हैं। जहां पर मैंने आपको क्लियर कट ये बताया कि यूजुअली टीपीए का जो पूरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए, इसका जो प्रियम्बल है उसके अंदर किन शब्दों को शामिल किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक और माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर जिसको यूजुअली हम इग्नोर मार देते हैं, लेकिन सवाल वहां पर भी आपसे पूछे गए हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ टीपीए, तो हाउ मच चैप्टर कंसिस्ट अंडर द टीपीए। टीपीए के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका संपत्ति अधिनियम वाला जो एक्ट है 1882 का, इसके अंदर टोटल जो आपके चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं टोटल आपके 8। इन 8 चैप्टरों को जब आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो इसके अंदर टोटल आपको 137 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। और इसी से मिलते जुलते 2 सवाल आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल कि डेट ऑफ एसेंट, जो लगभग आपके एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि आमतौर पर डेट ऑफ एसेंट की बात करें या हम डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो यूजुअली एग्जामिनर वो आपसे पूछते नहीं है, लेकिन हाँ वो आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर ये एक्ट आपका लागू कब हुआ या ये आपका इन्फोर्स कब हुआ। तो अगर हम इस एक्ट के इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो ये एक्ट आपका लागू होता है 1 डे ऑफ जुलाई 1882 को, यानी कि 1 जुलाई सन 1882 को ये आपका लागू हो गया। और लागू होने का मतलब ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, लोगों को उसके बारे में जानकारी दे चुकी है और इस डेट से जितनी भी संपत्ति की खरीद और फरोख्त होगी वो इसी लॉज के हिसाब से आपकी गवर्न होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बेसिक रखनी पड़ेगी। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो जो दूसरा सब्जेक्ट आपका है, हालांकि इसको अभी तक फिलहाल सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए ये तो जब वैकेंसी आएगी तभी हमें पता चलेगा कि आखिर इसको सिलेबस में शामिल किया गया है या सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके सामने जो दूसरा सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और आपको पता होगा कि इससे पहले जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे दैट इज कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हिंदी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो वो भी तो यही बयां करता है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आखिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या है, आपको जाहिर सी बात है आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात, सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि ये बताइए जो आपका BSA है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जब आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपकी शुरुआत दा से होगी और ये सन 2023 पर जाकर खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर क्या है, तो जाहिर सी बात है सन 2023 के अंदर ये 47वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब आपने टीपीए का जिक्र किया तो वहां पे आपने गवर्नर जनरल जैसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन अब आप राष्ट्रपति जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। द रीजन इज दैट उस वक्त हमारा मुल्क गुलाम था, वी आर अंडर द गवर्नेंस ऑफ द ब्रिटिश, बट नाउ वी आर इंडिपेंडेंट और हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस शब्द के अगर आप इस एक्ट के प्रियम्बल को देखेंगे तो यहां पर प्रियम्बल में एक आपका शब्द दिया गया है
दैट इज कॉल्ड आपका कंसोलिडेट। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था ना कि अमूमन हर एक्ट के प्रियम्बल में आपको 2-3 शब्द फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे, बट आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पर कंसोलिडेट है, कहां पर अमेंड है और कहां पर डिफाइन है। तो यहां पर जो शब्द आपका प्रयोग लाया गया है दैट इज कॉल्ड आपका कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट का मतलब होता है समेकित करना, इकट्ठा करना या एकत्रित करना। तो कुल मिला के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है यह क्लियर कट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो भाई, अगर किसी भी कोर्ट को ट्रायल करना होगा, और ट्रायल के लिए जब हम बात करेंगे एविडेंस की, साक्ष्य की, तो जितनी भी चीजों को हमें इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी एक ट्रायल को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने के लिए, एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी एडमिसिबिलिटी को लेके, उसकी रिलेवेंसी को लेके, तो सारी चीजों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द कंसोलिडेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इकट्ठा करना या समेकित करना। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर जो टोटल चैप्टर की संख्या है वो चैप्टर की संख्या है आपकी 12। इसके अंदर टोटल आपको 170 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक शेड्यूल भी आपको देखने को मिलता है। और अगर हम इस एक्ट की मंजूरी की डेट की बात करते हैं तो इस एक्ट को मंजूरी मिली थी 25 दिसंबर सन 2023, यानी कि जिस दिन मैं सिलेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर ये लेक्चर उसी दिन पब्लिश हो जाता है तो ठीक उसके एक दिन के बाद ये एक्ट को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। अब अगर हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं तो अगले पार्ट में, माफ करिएगा एक चीज वहां पे मैं छोड़ गया, दैट इज कॉल्ड कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये लागू कब हुआ। तो एज वी ऑल नो कि आपका चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, चाहे वो आपकी भारतीय न्याय संहिता हो, या वो आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, ये तीनों के तीनों एक्ट आपके लागू होते हैं कब? 1 जुलाई सन 2024 से। तो इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे जो तीसरा कोडिफाइड सब्जेक्ट आपको यूपी पीसीएसजे में मिलेगा दैट इज कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इन शॉर्ट इसके लिए जो नाम यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपके सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया है। इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर है 47 ऑफ सन 2023, यानी कि सन 2023 के अंदर ये 47वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। अगर हम इस एक्ट के प्रियम्बल को देखें तो यहां पर 2 शब्द आपको देखने को मिलते हैं। पहला शब्द है आपका कंसोलिडेट और दूसरा शब्द है आपका अमेंड, और इन्हीं दोनों के ऊपर आपको अपने फोकस को मेंटेन रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर की संख्या है 39। टोटल अगर आप सेक्शन देखेंगे तो अब 484 से बढ़ा के उसको 531 कर दिया गया है, और इसके अंदर टोटल 2 शेड्यूल भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके डेट ऑफ असेंट की बात करते हैं तो 25 दिसंबर सन 2023 को इसको भी मंजूरी मिली है, और 1 जुलाई सन 2024 को यह भी आपका लागू हो चुका है, यानी कि पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यूपी पीसीएसजे के अंदर जो आपका चौथा कोडिफाइड सब्जेक्ट है जो अमूमन हम सभी का फेवरेट है दैट इज कॉल्ड आपका द भारतीय न्याय संहिता सन 2023, और इसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। और अगर आप इसके शॉर्ट वर्जन को देखते हैं तो ये बात करता है BNS। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए BNS का फुल फॉर्म क्या है। तो एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज द फुल फॉर्म ऑफ द BNS इज द भारतीय न्याय संहिता सन 2023। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर को लेकर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका नोटिफिकेशन नंबर है एक्ट नंबर ऑफ 45 ऑफ सन 2023, यानी कि सन 2023 के अंदर ये 45वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए आपके छठे कोडिफाइड सब्जेक्ट पे दैट इज कॉल्ड आपका CPC, जिसको कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के नाम से जाना जाता है, और अक्सर यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
अगर हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो 1908 के अंदर ये 5वें नंबर का कानून था जिसको कि गवर्नर जनरल की मंजूरी मिली। अगर हम इस एक्ट के प्रियम्बल की बात करते हैं तो यहां पे भी आपको दो शब्द यूनिक देखने को मिलते हैं। पहला शब्द है आपका दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेट, जिसको कि इकट्ठा करना या समेकित करना कहते हैं, और दूसरा शब्द है आपका अमेंड, जिसको कि संशोधित करना भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे इसके अंदर टोटल आपको 51 ऑर्डर और टोटल आपको 158 सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट इस एक्ट को मंजूरी मिली थी सन 1908 के अंदर 21 मार्च को, और ये एक्ट भी आपका लागू होता है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 को। तो देखिए ये जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ना, और जब ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो अक्सर हम लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये विचार धारणा है कि आमतौर पे एक ऐसा एक्ट जो 1908 में जिसको मंजूरी मिल गई है, हो सकता है वो 1908 में ही लागू हो गया हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है, वो बाद में भी तो लागू हो सकता है ना। तो ये आपका जो एक्ट लागू हुआ है वो हुआ है आपका 1909 में, इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। उसके बाद आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कि भारत का संविधान कहा जाता है। अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो देखिए भाई, इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है उसको लेके मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल टिप्पणी करना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहां पे गलत जा रहा है। बट हाँ, इसका जो प्रियम्बल है दैट इज कॉल्ड आपकी प्रस्तावना, वहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनाइज्ड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो उसको लेकर भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि वहां पर अगर इक्वालिटी की बात की गई है तो वो क्या कह रहा है, वहां पर अगर जस्टिस की बात की गई है तो वो क्या कह रहा है, वहां पर अगर फ्रैटर्निटी की बात की गई है तो आखिर वो भी आपको क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि आपके जो जीके और जीएस का पार्ट है वहां पे तकरीबन 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया। सन 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अंदर आपने इस बात को बहुत ही बारीकी से देखा होगा। ये बात अलग है कि जो उम्मीदें थी उस हिसाब से सवालों के पूछे जाने की जो संख्या थी ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि हम लोगों ने तैयारी की थी या जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पे जो आपके 9 माइनर एक्ट हैं, इसके अंदर जो सबसे पहला एक्ट आपका निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट सन 2012। और अगर हम इन शॉर्ट बात करते हैं तो इसका एक फेमस नाम है दैट इज कॉल्ड आपका पॉक्सो, जिसको कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेल मी द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन एज वेल एज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ द पॉक्सो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पॉक्सो का पूरा नाम क्या है। दूसरी बात यह है कि इस एक्ट के नोटिफिकेशन को लेके भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिर इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर क्या है। तो देखिए सन 2012 में ये 32वें नंबर का कानून था जिसको कि मंजूरी मिली, और मंजूरी मिलने का जो सीक्वेंस है ना वो है आपका 32। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो प्रियम्बल है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले करता है, क्योंकि इसके प्रियम्बल में जो बात की गई है ना, हम एक तरफ बात कर रहे हैं बच्चों के प्रोटेक्शन की, बच्चों के बचाव की, कि आखिर हम बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आखिर हम बच्चों को कैसे बचाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि वो कौन कौन से ऐसे प्रिजम्पशंस हैं जो बच्चों के ऊपर अटैक के रूप में फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड आपका सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरा पार्ट आपका निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट। तीसरा पार्ट आपका निकल कर आता है पोर्नोग्राफी। तो आमतौर पे हमें बच्चों को हर उस एक्टिविटी से बचाना है जो एक्टिविटी फॉर्म हो रही है आइदर सेक्सुअल असॉल्ट के परव्यू के दायरे में, जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में, जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही पोर्नोग्राफी के दायरे में। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है, इसके लिए स्पेशल ट्रायल भी चलेगा, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी ट्रायल चलेगा ना वो आपका टाइम बाउंड भी होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस एक्ट के अंदर टोटल आपको 9 चैप्टर देखने को मिलते हैं, आपको याद करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको टोटल 46 सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। और इस एक्ट को जो मंजूरी मिली थी वो मंजूरी मिली थी 19 जून सन 2000
2012 को, और ये एक्ट आपका लागू हुआ 9 नवंबर सन 2012 को। और एक बात मैं यहां पर और आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, वैसे तो हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि यहां पे क्लरिकल मिस्टेक्स लगभग ना के बराबर हो, फिर भी आई वुड लाइक टू मेक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपके पास जो भी बेयर एक्ट है ना, उससे एक बार इसको टैली और मैच जरूर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटा को लेकर कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला जो एक्ट आपका निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड आपका द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटीज एक्ट सन 2016, और इस एक्ट को लेके भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, और यहां से सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये जो एक्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है, इस एक्ट का सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा नाम पता होना चाहिए कि आखिर इस एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो देखिए यहां पर जो एक्ट है इसका पूरा नाम है द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटीज एक्ट। और आपने देखा होगा कि आम तौर पर हमारे समाज में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति विशेष जो दिव्यांग हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, बाय बर्थ हो या बाय एक्सीडेंट हो, तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या उनका कोई राइट नहीं है? और अगर उनके अधिकार हैं या उनके राइट हैं तो उनके अधिकार और उनके राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको लेके फिलहाल यहां पर बात की गई है। तो इस एक्ट का जो आमतौर पे जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है वो नंबर है आपका 45 ऑफ सन 2016, यानी कि सन 2016 के अंदर ये 49वें नंबर का क्या था, 49वें नंबर का ये पर्टिकुलरली आपका कानून था जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली पहली बार। ठीक है, 49। उसके बाद अगर हम इसके प्रियम्बल को लेकर बात करते हैं तो इसके प्रियम्बल में कोई भी ऐसे यूनिक शब्द नहीं है जिसको आपको याद करने की जरूरत है, बट एक चीज आप याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। आमतौर पे इसी के अंदर जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके राइट्स को लेकर चर्चा की गई थी। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में प्रियम्बल से अगर एक भी शब्द आएगा तो वो बस यूएनसी को लेकर ही आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो टोटल चैप्टर की संख्या आपको देखने को मिलती है वो संख्या आपको देखने को मिलती है 17। इसके अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं उनकी संख्या है 102। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्ट को मंजूरी मिली थी 27 ऑफ दिसंबर सन 2016 को, और ये एक्ट आपका फाइनली इन्फोर्स हुआ था या लागू हुआ था 19 अप्रैल सन 2017 को। तो मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा डिमांड तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि भले आपको कुछ याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक्ट का पूरा नाम क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो एक्ट आपका लागू कब हुआ था या इन्फोर्स कब हुआ था। अगर आपके अंदर स्टेमिना है आप ओवरऑल चैप्टर, सेक्शंस, नोटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ सेशन को याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर याद नहीं कर सकते तो कम से कम ये दो चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसके अलावा आई डोंट थिंक सो सर कि आपके पास कोई विकल्प होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपसे बात करता है तीसरे एक्ट को लेके, और ये जो तीसरा एक्ट है ये आपसे बात करता है डाउरी प्रोविजन एक्ट। ठीक है, इन शॉर्ट इसको डीपी एक्ट के नाम से जाना जाता है, और ऐसा आपके साथ कई बार हो सकता है एग्जाम में कि आपके सामने डाल दिया जाए कि टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ द डीपी एक्ट। तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया कि डीपी एक्ट का फुल फॉर्म का मतलब ही होता है द एग्जामिनर इज कीन इंटरेस्टेड टू आस्क यू द फुल फॉर्म ऑफ डीपी एक्ट, दैट इज कॉल्ड द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर है आपका 28 और 1961, यानी कि 1961 के अंदर ये 28वें नंबर का कानून था जिसको कि मंजूरी दी गई पहली बार।
दूसरी बात यह है कि अगर हम इस एक्ट के प्रियम्बल की बात करते हैं तो इस एक्ट के प्रियम्बल में सिर्फ एक लाइन आपको याद करनी है, दैट इज कॉल्ड एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग एंड टेकिंग द डाउरी। यानी कि इस एक्ट की प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है कि दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है। ये बात अलग है कि जो परंपराओं के नाम पे लेन देन होता है, जो स्त्री धन होता है, उसको फिलहाल इसके परव्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। और अगर हम इस एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर की बात करते हैं तो देखिए यहां पर चैप्टर को लेकर कोई भी कोडिफिकेशन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड आपका सिंपल इंट्रोडक्टरी नेचर, लेकिन उस चैप्टर का कोई कोडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो इसलिए यहां पे एज सिंपल एज दैट आई हैव क्लियरली मेंशन कि इट्स सिंपल ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट, नथिंग मोर लाइक दैट। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पे अगर हम इसके अगले बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो अगले बेसिक डिटेल के अंदर आपको इस एक्ट के अंदर पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो टोटल आपके सेक्शंस की संख्या है, टोटल आपके सेक्शंस की जो संख्या है वो संख्या है आपकी टोटल 10। यानी कि जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसके अंदर टोटल 10 सेक्शंस हैं। इस एक्ट को मंजूरी दी गई थी 28 मई 1961 और ये एक्ट आपका लागू होता है 1 जुलाई सन 1961 को। तो यहां पे आपको कम से कम ये तो पता हो कि चलिए ठीक है इन्फोर्समेंट डेट इसकी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा एक्ट 9 माइनर एक्ट की परव्यू में शामिल किया गया है दैट इज कॉल्ड आपका PNDT एक्ट ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। और इस एक्ट का जो पूरा नाम है, अगर मैं उस पूरे नाम की चर्चा करता हूं तो ये पूरा नाम है आपका क्या, ये पूरा नाम है द प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। और इस एक्ट को PNDT एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पे आप लोगों को पता होगा कि जब महिला गर्भ से होती है तो उसके बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, बहुत सारे उसके प्रिकॉशंस चलते हैं, मेजरमेंट्स चलते हैं, कलर डॉपलर का टेस्ट होता है एंड ऑल दैट। और इन सब का एक बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिक ऑब्जेक्ट ये है ताकि ये पता किया जा सके कि गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और अगर है तो क्या उसको लेकर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या। तो आमतौर पे इस एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसमें यह कहा गया था कि देखिए हम जो भी चीजें कर रहे हैं, चाहे हम अल्ट्रासाउंड करें, चाहे हम सोनोग्राफी करें, वॉट एवर वी आर गोइंग टू बी डन, उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हम गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जाने। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो, बालिका वधू जैसे सीरियल भी आपने देखे होंगे, जहां पर क्या होता है कि अगर पहले पता चल जाता था कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है तो उसको वहीं पर समाप्त करने की योजना बना दी जाती थी, या कुछ ऐसा किया जाता था कि जन्म लेने के बाद ही उसकी मृत्यु को कारित किया जा सके। तो इस एक्ट के अंदर जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो यही है द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, ताकि आप ये ना चुनाव कर सके कि अगर लड़का होगा तो हमें उसको जन्म देना है और अगर हमें लड़की मिलेगी तो हम उसको गर्भ में ही मार देंगे। तो देखा जाए तो टेक्निकली ये इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट है। इस एक्ट की अगर हम नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर है 57 ऑफ 1994, यानी कि 1994 में 97 नंबर का कानून था जिसको कि मंजूरी मिली। और इस एक्ट का जो प्रियम्बल है ये आपको थोड़ा सा डिटेल देखने को मिलेगा। अब अगर इसके ऊपर हम पढ़ लें तो क्या कहता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन, यानी कि यहां पे आपको लिंग का चुनाव करने की अनुमति हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कंसेप्शन से पहले की बात हो या कंसेप्शन से पहले की बाद की बात हो। दूसरी बात, इसके अंदर हम आम तौर पे जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती है ना, हम उसको डिटेक्ट करते हैं ताकि उसको समय रहते दूर किया जा सके और आप एक निर्णय ले सके कि क्या आप एक स्वस्थ बच्चे के माता पिता बनना चाहते हैं या आप उसको अबॉर्ट कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर बच्चे के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है
या अगर उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, या उसके अंदर अगर कोई भी कोजेनिटल मैल इंफॉर्मेशन है तो उसको समय रहते पाया जा सके। अगर आप लोगों ने 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पे सिंड्रोम होते थे, लाइक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता था, डाउन सिंड्रोम होता था, टर्नर सिंड्रोम होते थे। और ये क्यों होते थे? क्योंकि उस वक्त साइंस इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है क्या वो वास्तव में पूर्ण रूप से विकसित है भी या नहीं। और जब वो बच्चा बाहर आता था देन वी गॉट टू नो कि नहीं यार, हमारा बच्चा तो एबनॉर्मल है, उसके अंदर तो एबनॉर्मलिटीज पाई गई हैं। अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। तो आमतौर पर ये जो भी टेक्निक्स है, विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज उस बच्चे के अंदर पाई गई है, और अगर पाई गई है तो आखिर उसको समय रहते कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस आर्ट के अंदर जो टोटल चैप्टर की संख्या है वो संख्या है आपकी टोटल 8। तो ये आपको यहां पे टोटल पता होना चाहिए, और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए सवाल यहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस एक्ट के अंदर जो आपको मंजूरी मिली थी वो मंजूरी मिली थी 10th of August 1971 को, और ये एक्ट आपका लागू हुआ है 1st of April 1972 को। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला इंपॉर्टेंट एक्ट निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट सन 2013 इन ब्रैकेट प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। अब सवाल यहां पर यह है कि यहां पे सवाल पूछने का जो तरीका है ना थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले वो आपसे सामने एक शब्द को रख लेंगे दैट इज कॉल्ड आपका पॉश, और वो आपसे पूछेंगे कि चलिए बताइए पॉश का फुल फॉर्म क्या है। तो पॉश का फुल फॉर्म वही है जो यहां पर बताया गया है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। और अक्सर लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर पॉश है तो वर्ड की शुरुआत तो पी से होनी चाहिए। तो देखिए आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात, इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर है नंबर 14th of 2013, यानी कि 2013 के अंदर 14वें नंबर का कानून था भाई, जिसको कि मंजूरी मिली। और ऐसा नहीं है कि मंजूरी अभी मिली, ये एक्ट किसी न किसी स्टेट में पहले से भी लागू था। अब अगर हम इसके प्रियम्बल की बात करते हैं तो इसके अंदर महिलाओं के अगेंस्ट जो उनका लैंगिक शोषण होता है, चाहे जिस जगह पे वो काम कर रही हो हम उस जगह की बात करें, या उनके काम करने की वजह से उनका जो शोषण होता है हम उसकी बात करें, ये उन सभी चीजों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकने की कोशिश करता है, प्रोहिबिट करता है, टोटल स्टॉप कर देता है और रिड्रेसल भी करता है। यानी कि अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपनी तकलीफ को कहां बयां करेंगी, आप अपने ग्रीवेंसेस का जिक्र कहां पर करेंगी, ये एक्ट बाकायदा इसी बारे में बात करता है। ये बात अलग है कि जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो यहां पर एक फेमस केस था विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और हम ये सोचकर चलते हैं कि जरूर इस केस के अंदर विशाखा शी इज द विक्टिम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। विशाखा इट्स अ एनजीओ, वो एक एनजीओ था जिसने बेसिकली एक महिला की जो पीड़ा थी उसको उजागर किया था थ्रू देयर PIL। और ये बात अलग है कि इसके बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी का गठन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसी दौरान इस एक्ट को पास किया गया उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि आखिर किस तरीके से हम महिलाओं को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको रोक सकते हैं। और अगर उसके बाद भी कोई महिला अगर शिकार होती है तो आखिर वो महिला कैसे अपनी फरियाद को, कैसे अपनी ग्रीवियंसेस को कन्वे करेगी अपनी हायर अथॉरिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस एक्ट के अंदर टोटल आपको 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और ये जो 8 चैप्टर हैं ये टोटल आपके 30 सेक्शंस के अंदर आपको बाइफरकेट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के अंदर अगर हम इसकी डेट ऑफ एसेंट को लेकर बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी डेट ऑफ एसेंट को लेकर बात करें कि भैया किस डेट को इसको सहमति मिली, किस डेट को इसको सहमति मिली, तो वो डेट थी इसकी 22 अप्रैल सन 2023, यानी कि
22 अप्रैल सन 2023 को क्या हुआ था, इनको मंजूरी मिली थी। और ये आपका लागू कब हुआ था, ये जो है ये आपका लागू हुआ था 9 दिसंबर सन 2013 को। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो 7वां एक्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। और अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण होने से उनको रोका जा सके। लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी, बहुत सारे आपने ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, बहुत सारे आपने ऐसे एड शूट्स भी देखे होंगे जहां पर आपको लगता है कि एक तरफ तो ये जो एक्ट है ये आमतौर पर बात करता है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण होने से कैसे रोका जा सके, लेकिन दूसरी तरफ आपको नजर आता है कि इतने सारे लॉज होने के बाद भी महिलाओं का अशिष्ट रूपण तो हो ही रहा है। चाहे वो गाना चला हो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चाहे पूनम पांडे का रिसेंट आपने क्लिप देखा हो। तो आमतौर पे इस एक्ट के अंदर एक आपका और एक्ट भी देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड आपका कॉपीराइट एक्ट। वो बेसिकली प्रोटेक्शन की बात करता है, आपके कला के प्रोटेक्शन की बात करता है। तो जब हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका 60 ऑफ 1986। 1986 के अंदर ये 60वें नंबर का कानून था जिसको कि मंजूरी मिली। और इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वो सिंपल सी बात करता है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग और फिगर्स। यानी कि आप महिलाओं का अशिष्ट रूपण ना तो प्रचार के माध्यम से कर पाएंगे, ना ही पब्लिकेशन के माध्यम से कर पाएंगे, ना ही राइटिंग के माध्यम से कर पाएंगे, ना ही पेंटिंग के माध्यम से कर पाएंगे, और ना ही किसी भी चलचित्र के माध्यम से कर पाएंगे, ऐसा ये एक्ट कहता है। लेकिन आज की डेट में आप कभी भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ जाइए, आप कभी भी मार्केट में निकल जाइए, तो आपको लगेगा यार कि जो एक्ट मैंने पढ़ा था वो सही है या जो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है वो सही है। तो देखिए, जो आंखों के सामने दिख रहा है उनको तो प्रोटेक्शन दी गई है, उनको तो सुरक्षा दी गई है, वरना आपका एक्ट ही सही है। इस एक्ट के अंदर टोटल आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंट्रोडक्टरी नेचर। टोटल सेक्शन की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो टोटल सेक्शन है इसके अंदर 10। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो टोटल आपकी डेट ऑफ एसेंट की जो डेट दी गई है वो है आपकी 23 दिसंबर सन 1986, यानी कि 23 दिसंबर सन 1986 को इस एक्ट को मंजूरी दी गई। और ये एक्ट आपका लागू हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो मान के चलिए कि सवाल आपसे छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका अगला एक्ट हम लोग देखें तो जो अगला एक्ट है दैट इज कॉल्ड आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और इसको भी डीवी एक्ट के नाम से जाना जाता है। और यहां पे आप लोग कृपया करके कंफ्यूज मत होइएगा, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना दैट इज कॉल्ड आपका डीपी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये जो एक्ट है दैट इज कॉल्ड आपका डीवी एक्ट, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और इस एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो कहलाता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005। इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर है आपका 43 ऑफ सन 2005। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस एक्ट के प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस एक्ट के प्रियम्बल में ये कहा गया है कि जो भारत का संविधान है वो हर महिला के अगेंस्ट जो होने वाली घरेलू हिंसाएं हैं या जो हिंसाएं हैं, जो वायलेंस है, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ऐसा ना सिर्फ भारत का संविधान कहता है बल्कि ऐसा आपका ये एक्ट भी कहता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं उनकी संख्या है 5, टोटल सेक्शंस है 37, और इस एक्ट को मंजूरी मिली थी 13 सितंबर सन 2005 को। और जो भी बेयर एक्ट मैंने देखा है, मैंने समझा है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये एक्ट भी उसी दिन आपका लागू हो चुका था, यानी कि इन्फोर्स में आ चुका था। उसके बाद आपका अंतिम और जो आपका लास्ट एक्ट है
दैट इज कॉल्ड आपका द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इसमें यह कहा गया है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर वह काम करेंगे जिससे कि आपके माता पिता का भला होगा, आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भला होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये एक्ट आपसे कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस एक्ट को थोड़ा सा गौर करते हैं तो इस एक्ट के अंदर तो आपके पेरेंट्स की जो बात की ही गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके गार्जियन की बात भी की गई है, और गार्जियन के अंदर बहुत सारे लोगों को भी शामिल किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका 56 सन 2007, यानी कि सन 2007 के अंदर 56वें नंबर का कानून था जिसको कि मंजूरी मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्ट के प्रियम्बल में वही बात की गई है कि देखिए आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हो सकता है वो आपके गार्जियन हो, आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे, आप उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम करेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर हैं, 32 सेक्शंस हैं, और इस एक्ट को मंजूरी मिली 29 दिसंबर सन 2007 को। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर आपने इस पूरे के पूरे स्लाइड को थोड़ा बहुत भी गंभीरता पूर्वक देख लिया, ज्यादा नहीं, अगर आपने सिर्फ उन सभी सब्जेक्ट्स के नाम को पूरा अच्छे से कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, या अगर मैं कहूं कि आपने उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद कर लिया, तो मान के चलिए कि 2 से 3 सवाल तो आपको एज यूजुअल देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन, and thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target 4IQ. Thank you so much.